इसमें हम देखने वाले हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। आज का जो टॉपिक है हमारा, दिस इज़ फॉर जनरेशन, अंडरस्टैंडिंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमारे जनरेशन्स होते हैं, हमारे डैडी, हमारे ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ऐसे करके जैसे बाप दादा, पर दादा वगैरह होता है ना, वैसा जनरेशन्स। कब हम मानते हैं चेंज ऑफ जनरेशन्स? जब कोई मेजर चेंजेस हो। तो उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर फील्ड में जब भी कोई कंप्यूटर्स में मेजर चेंज हुआ है, हमने कंसिडर किया है चेंज ऑफ जनरेशन। तो हम लोग आज ये मेजरली देखने वाले हैं कि कितने जनरेशन्स है अब तक और हम कौन से जनरेशन में है, और फर्स्ट जनरेशन से लेके तो लास्ट जनरेशन तक क्या है, मतलब ऐसे क्या चेंजेस हुआ है और क्या इम्पोर्टेंस था। तो हम आते हैं फर्स्ट जनरेशन पे, कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन पे। तो उसके लिए जनरेशन में ऐसे क्या चेंजेस है जिसके वजह से हम चेंज ऑफ जनरेशन्स पकड़ते हैं। तो दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, एक तो वर्किंग कंपोनेंट, मेन वर्किंग कंपोनेंट, और दूसरा लैंग्वेज। ये दो चीज़ें जो है, जो हम कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए, वापरने के लिए हम लोग ये करते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर को चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये दो चीज़ें हैं, एक तो वर्किंग कंपोनेंट, मेन वर्किंग कंपोनेंट, और दूसरा लैंग्वेज। तो पहले हम वर्किंग कंपोनेंट में आते हैं। ओके, क्या है ये वर्किंग कंपोनेंट? हर चीज़ में, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या फिजिकल डिवाइस हो या कुछ भी हो इस दुनिया में, चाहे वो इंसान हो, अपनी इंसान की बॉडी हो, तो हर चीज़ में एक ऐसा मेन पार्ट होता है, मेन डिवाइस होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर गाड़ी की बात करूँ तो इंजन उसमें मेन है। अगर मैं इंजन निकाल दूँ तो इंजन के बिना गाड़ी चलनी है ही नहीं, बराबर। फिर हम हमारी बात करेंगे ह्यूमन, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में हार्ट है। हार्ट इज़ द मेन वर्किंग कंपोनेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी। कैसे हार्ट है? क्योंकि हार्ट ही वो चीज़ है जो ब्लड के फ्लो को कंटिन्यूस रखता है, पंप करते रहता है, ब्लड पंप करते रहता है। और जब तक कि ब्लड हमारे वेरियस ऑर्गन्स में पहुंच रहा है, हमारे पार्ट्स, हमारे बॉडी के पार्ट्स जिंदा है। अगर मैंने ब्लड का रोटेशन रोक दिया, सर्कुलेशन रोक दिया, तो जो पार्ट में ब्लड नहीं पहुंच रहा है वो पार्ट सुन्न हो जाएगा, मतलब वो डेड हो जाएगा। जैसे कि आधा ब्रेन या आधा दिमाग किसी का बंद हो जाता है, एक हाथ काम करना बंद कर देता है, या कोई पार्ट में ब्लड नहीं जाए तो वो एक तरह से होके भी नहीं होने के बराबर होता है। इसी तरीके से जो मेन वर्किंग डिवाइस है, अगर उस जो होल बॉडी है सारी चीज़ में से, उसमें से एक मेन वर्किंग डिवाइस निकाल दी जाए तो वो पूरी की पूरी चीज़ बंद हो जाती है। उसी तरीके से कंप्यूटर में मेन वर्किंग डिवाइस होता है उसका हार्ट, उसका प्रोसेसर। अगर वो निकाल दें तो कुछ नहीं होने वाला। जैसे हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, इन लेता है, आउट देता है। आपको सबको मालूम है हार्ट क्या काम करता है, और उसमें वॉल्स होते हैं, एक खुलता है तो एक बंद होता है, मतलब अंदर भी आता है बाहर भी जाता है। उसी तरीके से प्रोसेसर में इट्स कॉल्ड हार्ट ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेसर में डेटा अंदर भी आता है, प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन बन के बाहर भी निकलता है। ओके, बाकी प्रोसेस करना, उसको मॉनिटर में दिखाना है या प्रिंटर में प्रिंट करना है या कीबोर्ड से लेना है अंदर या वेबकैम से लेना है, ये चीज़ें अलग है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये इसका कंट्रोलर, ये सब अलग है। लेकिन मेन काम कौन करता है? प्रोसेसर। प्रोसेसर निकाल दूं तो सारी चीज़ बंद हो जाएंगी। तो इसी तरीके से फर्स्ट जनरेशन में प्रोसेसर नहीं था। फर्स्ट जनरेशन में जो था हमारा मेन वर्किंग कंपोनेंट, वो था वैक्यूम ट्यूब। पता है वैक्यूम ट्यूब्स कैसे होते हैं? वैक्यूम ट्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड अ वॉल्व इन ब्रिटिश इंग्लिश, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड इन मैनी ओल्डर मॉडल्स, रेडियोज, टेलीविजन सेट्स एंड एम्पलीफायर्स टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो। आपने पुराने अगर रेडियो देखे होंगे, आपके दादा परदादा के ज़माने के, वुडन बॉक्स के अंदर बहुत बड़ा हुआ करता था, तो उसके अंदर ये वैक्यूम ट्यूब्स आपको देखने मिलेंगे। अच्छा, ये वैक्यूम ट्यूब होता क्या है और कैसे और क्या काम करता है, मैं वो बता दूं। वैक्यूम ट्यूब एक्चुअली वन वे ट्रैफिक का काम करता है। मैं यहाँ पर आपके सामने पेंट खोला हूँ। ओके, एक ऐसा ट्यूब होता है
जिसमें एक साइड नेगेटिव कैथोड होता है, एक साइड पॉजिटिव एनोड होता है। जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दूँ, ये मैंने प्लस का साइन बताया यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई दूँ तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। वेयरएज वही पॉजिटिव सप्लाई, यही पॉजिटिव सप्लाई अगर मैं यहाँ से देता हूँ तो ये यहाँ पर नहीं पहुँचने वाला है। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये वन वे ट्रैफिक है, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगा, वही सप्लाई यहाँ से रिटर्न यहाँ पर वापस नहीं पहुँचेगा। समझ में आया आपको? इसको बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब ये कंसेप्ट यूज़ करके गेट्स बनाए जाते हैं। अब ये गेट्स क्या है? अपना जो घर में होता है वो गेट नहीं है, ये गेट होता है इलेक्ट्रॉनिक गेट। इलेक्ट्रॉनिक गेट मीन्स इसमें काफ़ी गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, NAND नैंड गेट। तो ये गेट्स क्या काम करते हैं? सप्लाई को किस, जैसे एक ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, कौन से सप्लाई को किधर डाइवर्ट करना है वो प्रॉपरली डाइवर्ट करता है। तो ये सारे गेट्स यूज़ करके IC बनती है, ट्रांजिस्टर बनता है, डायोड बनता है, ट्रांजिस्टर बनता है, IC बनती है और प्रोसेसर बनता है। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब इज नथिंग बट अ वन वे ट्रैफिक फॉर सप्लाई विच कम्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, बट सेम सप्लाई, पॉजिटिव सप्लाई, इफ आई अप्लाई फ्रॉम कैथोड इट विल नॉट मूव टिल एनोड। मतलब एक तरफ से जा सकते हो, वहाँ से रिटर्न नहीं आ सकते हो, वन वे ट्रैफिक जिसको बोलेंगे। समझ में आया व्हाट इज़ वैक्यूम ट्यूब? तो ये सारे वैक्यूम ट्यूब्स हमारे पुराने डिवाइसेस में हमको देखने मिलते हैं। तो कंप्यूटर में भी फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का वापर किया गया था, जिसके वजह से कंप्यूटर बहुत बड़ा साइज़ था हमारा, बहुत बल्कि बन गया था। और एक रूम उतना बड़ा, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स की साइज़ ऑलमोस्ट 6 इंच, 8 इंच, कोई कोई वैक्यूम ट्यूब, बड़े हैवी वैक्यूम ट्यूब तो 1 फीट के भी हुआ करते थे। वैक्यूम ट्यूब हो गया। और जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, मैंने आपको दूसरी चीज़ बोली थी, लैंग्वेज। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था और दूसरी चीज़ क्या थी, इंपॉर्टेंट चीज़? लैंग्वेज। तो वो थी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब काफ़ी सारे गेयर्स, काफ़ी सारे बटन्स, मैकेनिकल चीज़ें, और सिर्फ 0 और 1 का वापर। बराबर? मतलब 0 एंड 1 का मतलब क्या है? ऑन स्टेट, ऑफ स्टेट। मैंने आपको बताया बाइनरी लैंग्वेज सिखाते वक्त, 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ। मतलब एनोड से कैथोड में अगर करंट जा रहा है तो ऑन मतलब 1 का सिग्नल पास हो रहा है, नहीं जा रहा है तो इट विल कंसिडर 0 का सिग्नल पास हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वन ऑफ द मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। सो द फर्स्ट जनरेशन वॉज हैविंग मशीन लैंग्वेज एज इट्स इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर। आपको पता है किसी से कुछ काम कराना है हमको, तो हमको एक लैंग्वेज का वापर करना पड़ता है, एक लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है जिससे हम उससे काम करा सकें। जैसे कोई मेरा असिस्टेंट है, मैं उसको बोलूँ कि जा कर के ये लेके आ, जा कर के वो लेके आ, तो मैं कोई भाषा का, कोई लैंग्वेज का यूज़ करूँगा जो उसको समझ में आती है। अगर उसको मराठी समझती है तो मराठी में बात करूँगा, इंग्लिश समझती है तो इंग्लिश में बात करूँगा। मुद्दा ये है कि मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ उसको बात करने के लिए। तो उसी तरीके से हमको अगर कंप्यूटर से काम कराना है, या सिंपली मैं बोलूँ अगर मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी है तो मैं किक मारूंगा, तो ये भी क्या हो गया? एक मैकेनिकल लैंग्वेज हो गया। क्या हो गया? मैकेनिकल लैंग्वेज। मैं किक मार के उसको ये इशारा दे रहा हूँ कि तू चालू हो जा। या बटन प्रेस करके कार का, आजकल तो बटन से प्रेस करके कार चालू होती है, तो बटन प्रेस करके मैं क्या बोलूँगा? कार, क्या बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कार को कि तू स्टार्ट हो जा। देयर इज समथिंग एक्टिविटी व्हाट आई एम डूइंग। बराबर? इशारों की लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेजेस होती है, जिसको ज़बान नहीं होती है वो साइन लैंग्वेजेस में बात करते हैं। जैसे गूंगा है, वो बात नहीं कर सकता है, बराबर? तो वो क्या करेगा? वो आपको साइन लैंग्वेज में समझाएगा कि उसको क्या बताना है, क्या समझाना है। सो दैट इज़ अ लैंग्वेज, अ टाइप ऑफ लैंग्वेज. So we regularly use a kind of language to communicate with each other. इसी तरीके से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो वो ज़माने में फर्स्ट जनरेशन में they were using machine language. Got it? Let's move ahead. तो हम आते हैं सेकेंड जनरेशन में. सेकेंड जनरेशन में जो डिवाइस यूज़ किया था वो था
ट्रांजिस्टर। अब मैं वैक्यूम ट्यूब को ही मॉडिफाई करके ट्रांजिस्टर बना देता हूँ। आप देखिएगा किस तरीके से बनता है। ट्रांजिस्टर क्या है? इट्स एन अपडेटेड वर्जन ऑफ वैक्यूम ट्यूब। एक ऐसा तीसरा टर्मिनल जिसको हम बोलेंगे बेस। आपने एनोड देखा, कैथोड देखा, ये है बेस, बराबर। सपोज अभी मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिव सप्लाई जब मैं यहाँ से कैथोड से देता हूँ तो एनोड तक नहीं आता है, बराबर। लेकिन बेस ऐसी चीज़ है जो एक मीडिएटर है जो ये सप्लाई यहाँ तक पहुँचा के दे सकता है आपको रिवर्स में। कैसे? जस्ट एक छोटा सा अट्रैक्शन देके, मतलब जैसे यू नो वेरी वेल दैट अपोजिट मैग्नेटिज्म अगर आपने सीखा है तो अपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जैसे हम यहाँ पर ये कैथोड नेगेटिव है, यहाँ पे मैं छोटा सा बेस में पॉजिटिव सप्लाई देता हूँ। अगर यहाँ पे मेरा 12 वोल्ट है, बेस में मैंने अगर 2 वोल्ट या 5 वोल्ट भी दे दिया तो ये 12 वोल्ट को यहाँ से अट्रैक्ट करके यहाँ पे फेंक देगा, यहाँ से अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे जंप करा देगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच का काम करता है। फिर कैसा करता है? इलेक्ट्रॉनिक स्विच का काम करता है। जैसे इधर छोटा सा वोल्टेज दिया, ये हायर वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ पे पहुँचा देता है। तो जो वैक्यूम ट्यूब था हमारा, ये दो काम करना शुरू कर दिया। अभी जहाँ पे दो वैक्यूम ट्यूब लगते थे वहाँ पे एक ट्रांजिस्टर में काम हो गया। सो दिस बिकेम ट्रांजिस्टर। दिस वॉज सेकेंड जनरेशन। जो जब ट्रांजिस्टर का इजाद हुआ, ट्रांजिस्टर का इन्वॉल्व हुआ ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया। कंप्यूटर की साइज़ आधे से भी कम हो गई, क्योंकि ट्रांजिस्टर ऑलरेडी छोटे साइज़ का निकला, उन्होंने छोटा बनाया और दो वैक्यूम ट्यूब का काम एक साथ कर रहे हैं। तो दो वैक्यूम ट्यूब हटा करके एक ट्रांजिस्टर लगा दिया। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर की साइज़ छोटी हो जानी चाहिए, जो हो गई। तो इसी वजह से चेंज ऑफ जनरेशन माना गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज यहाँ पर ये हुआ कि कंप्यूटर स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग असेंबली लैंग्वेज। एक लैंग्वेज इनक्रिप्ट किया गया कंप्यूटर में, जिसको हमने नाम दिया असेंबली लैंग्वेज। क्या नाम दिया? असेंबली लैंग्वेज। जैसे डैडी को डैड बुला दिया, मम्मी को मॉम बुला दिया, ब्रदर को ब्रो बुला दिया। दिस इज कॉल्ड, मतलब जो पूरे वाक्य है, पूरे सेंटेंसेस है, उसको तोड़ के कम कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को बोलना चाहता हूँ कि मुझे पानी चाहिए, तो मैं ऐसे आज के तारीख में ऐसे नहीं बोलूँगा कि गो एंड ब्रिंग अ ग्लास फुल ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बहुत लंबा हो गया। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, ब्रो वाटर, मतलब जो खड़ा है मेरे पास, ब्रो ब्रदर वाटर। अब उसको समझ में आ गया कि भाई मुझे पानी चाहिए। सिर्फ 2 वर्ड में ख़त्म कर दिया मैंने। 2 वर्ड भी ऐसे थे कि उसमें से एक वर्ड मैंने आधा कर दिया, ब्रदर का ब्रो कर दिया। सो दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। या फिर सिनोनिम्स है, मतलब कोई बड़े इसका छोटा, जैसे मैंने आपको इसी फंडामेंटल्स में आपको बताया है एस्काई कोड क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये इतना बड़ा नाम है, वो याद करने के लिए तकलीफ होती है, इसके लिए उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एस्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फर्स्ट जनरेशन में हमारा वर्किंग डिवाइस था वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में हमारा वर्किंग डिवाइस था ट्रांजिस्टर, फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज था हमारा मशीन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन में हमारा लैंग्वेज रहा असेंबली लैंग्वेज। अभी हम लोग 5th जनरेशन में हैं, ठीक है। हम अभी आगे समझते हैं 3rd जनरेशन को। 3rd जनरेशन में जो वर्किंग डिवाइस था वो ट्रांजिस्टर से आईसी पर आ गया। अब ये आईसी क्या होती है? आईसी, व्हाट इज आईसी? आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। दिस इज आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। दिस इज इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसके अंदर क्या होता है पता है? ये जो लेग्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। इंटरनली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे को छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स के रूप में।
जो इसमें इनबिल्ड होता है, जो इसमें इंटीग्रेट किया होता है, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट, इसीलिए इसका नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो चिप दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, इसके अंदर सर्किट होती है जहाँ पे वो लेग्स वो सर्किट में एक दूसरे से कुछ ऐसे कनेक्टेड है कि यहाँ का सप्लाई उधर कम होके जाना है या ज़्यादा होके जाना है, यानी इसके अंदर गेट्स होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आएगा व्हाट इज़ गेट्स, या कंप्यूटर फर्स्ट ईयर में भी गेट्स हैं। फाइन, तो ये जो आईसी होती है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ hundreds and numerous several transistors integrated inside this chip, ये जो ब्लैक पार्ट है उसके अंदर। तो कंप्यूटर की साइज और छोटी हो गई फिर, मतलब जहाँ पे एक ट्रांजिस्टर 2 वैक्यूम ट्यूब का काम कर रहा था, अभी एक आईसी 100 ट्रांजिस्टर्स का काम कर रही है। तो सोचो, ये वो जनरेशन था, थर्ड जनरेशन, जहाँ पे कंप्यूटर हमारे डेस्क पे आ गया छोटा सा बन के, मतलब एक डेस्कटॉप पीसी बन गया। ओके और लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की गई है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स फ्रॉम असेंबली लैंग्वेज से हम अपग्रेड हो गए हाई लेवल लैंग्वेज में। व्हाट इज दिस हाई लेवल लैंग्वेज? एक्चुअली हाई लेवल लैंग्वेज मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा DIR, DIR का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरी। तो कंप्यूटर इसको एज्यूम करता है मैं डायरेक्टरी देखना चाहता हूँ, DIR लिख के मैं एंटर दबाऊंगा तो फिर होता है DIR/P। अगर मेरा डायरेक्टरी बहुत सारा है, बहुत सारे उसमें फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, तो /P लगाने से पेज वाइज वो स्टॉप करेगा, /W लगाने से विड्थ वाइज कर देगा उसको, मतलब उसमें डिटेल्स नहीं आएंगे, सिर्फ नाम आएगा। अदरवाइज DIR लिखने से डिटेल्स आते हैं। आई विल शो यू लाइव कैसे। ये कमांड्स आज भी हमारे पास कंप्यूटर में है। देखो यहाँ पे कर्सर दिख रहा है, थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर ऐसा ही था, ब्लैक कलर का स्क्रीन और कुछ उसमें नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, ड्राइव लेटर्स दिख रहे हैं, जिससे आपको कमांड अगर पता है तो आप यूज़ कर सकते हो। सो दीज आर द कमांड्स, मतलब जो आम इंसान के आम लैंग्वेज जानने वाले लोगों के सर के ऊपर से जाता है, बराबर। DIR दिखा, डायरेक्टरी, सारे डायरेक्टरीज यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी DIR/W/P, देखो डिटेल्स नहीं दिखा रहा है कि वो क्या साइज है, लेकिन नाम बता रहा है सेम विड्थ वाइज। उसके बाद कमांड होता था CD। अभी यहाँ पे देखो डेस्कटॉप नाम का एक फोल्डर है, दिख रहा है यहाँ पर डेस्कटॉप नाम का फोल्डर। तो मैं वो फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा CD, चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप। देखो आ गया ये, इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप लिख के दिखाई दे रहा है, मतलब डेस्कटॉप के अंदर दिखे। अब मैं यहाँ पे DIR/W/P करूँगा, सॉरी कमांड रॉन्ग था क्योंकि D मैंने 2 बार टाइप कर दिया। यही प्रॉब्लम था हाई लेवल लैंग्वेज का। यू शुड नो द कमांड प्रॉपरली, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क आउट। देखो अभी ये चेंज हो गया, मतलब अलग अलग फाइल्स दिखा रहा है वो, इतने सारे contact.csv है, देखो ये contacts.csv, और यहाँ पे प्रेस एनी की टू पॉज दे रहा है क्योंकि मैंने /P लगाया था ना वहां पर। /P का मतलब होता है पेज वाइज। अब जब मैं कोई भी की दबाऊंगा तो अगला पेज दिखाएगा मेरे को। देखो Zohor.chrome.lnk का मतलब है लिंक फाइल, WPS ऑफिस लिंक फाइल। लिंक फाइल मतलब जो शॉर्टकट्स होते हैं ये वाले। देखो अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लॉगिन credentials.csv ये दिखा रहा था। उसके बाद Zohor नाम का एक फाइल रहेगा, लिंक फाइल। लेट्स सी वेयर इट इज, ये रहा Zohor LN के लिंक फाइल। फाइन, तो इस तरीके से ये मैंने डेस्कटॉप ऐसे देखा कमांड के थ्रू, हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू। अब मैं इसको बाहर निकलना चाहता हूँ, I'll just go CD \, तो पूरे डायरेक्टरीज के बाहर निकल गया हो। मैं यूज़र नाम के फोल्डर के अंदर था, उसके अंदर साका नाम का फोल्डर था जो कि यूज़र है साका। उसके बाद डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर था, मैं CD \, देने से पूरा बाहर निकल गया। अगर मैं CD ... देता तो एक फोल्डर बाहर निकलता। देखना है, CD यूज़र्स अंदर घुस गया, यूज़र्स के CD साका के अंदर आ गया, CD डेस्कटॉप आ गया, CD ... बाहर आया, वापस डेस्कटॉप के बाहर आया, CD ...
शाखा के बाहर आया CD डॉट डॉट, इसके बाहर नहीं जाएगा क्योंकि C ड्राइव इज द लास्ट। आप रूट डायरेक्टरी जिसको बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी में आ गए हो। सो दिस इज कॉल्ड हाई लेवल कमांड, हाई लेवल लैंग्वेज। तो जिसको ये सीखते थे, जो लोग सीखते थे, जिसको ये पता होता था, वही कंप्यूटर यूज़ कर पाते थे। तो थर्ड जनरेशन के एंड ऑफ थर्ड जनरेशन में, ऑलमोस्ट इन फोर्थ जनरेशन, हमको मिला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या बोलेंगे इसको, क्यों बोलेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस? क्योंकि हमको ग्राफिक्स मिला, हमको आइकॉन्स मिले, हमको पॉइंटर मिला, टास्क बार मिला, वॉलपेपर मिला, ताकि जो अंदर है वो डायरेक्ट दिखाई दे। जैसा मेरा कंप्यूटर चालू होता है, डेस्कटॉप में मेरे जो भी फाइल रखी है डायरेक्ट मेरे को सामने दिखाई देते हैं, सारे के सारे फाइल्स एक साथ। लेकिन इसमें क्या था, ब्लैक स्क्रीन में जब चालू होता है, देखो CLS करूँ, क्लियर स्क्रीन, CLS का मतलब है क्लियर स्क्रीन। तो ये सारे कमांड्स हैं। 90s में जो लोगों ने कंप्यूटर की स्टडी की है उनको ये कमांड बखूबी आता है, क्योंकि यही था उनका कंप्यूटर्स। जैसा आप अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हो, एक्सेल सीख रहे हो, तो हमारे ज़माने में ये नहीं था। हमारे ज़माने में ये ब्लैक स्क्रीन था जो आपके सामने है, और वाइट कलर के अल्फ़ाबेट्स। हार्ड डिस्क नाम की चीज़ नहीं थी, फ्लॉपी डिस्क में काम होता था सब। हार्ड डिस्क थी लेकिन नॉर्मली कंप्यूटर्स में कोई लगाता नहीं था, क्योंकि इट वॉज़ वेरी कॉस्टली। और आप सुन के अचंभित हो जाओगे कि हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती थी वो ज़माने में, जब थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया था। आई रिमेंबर वेल, जब हम लोगों ने लैब में अंदर देखा, को लैब में हार्डली 3 या 4 कंप्यूटर होते थे, जिसके कैबिनेट्स, CPU कैबिनेट्स बहुत बड़े बड़े होते थे, और उसमें अंदर हार्ड डिस्क नहीं होती थी। जिसको भी प्रैक्टिस करना है, स्टूडेंट्स अपने साथ एक फ्लॉपी डिस्क रखते थे। फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी होती थी 1 MB, जस्ट 1 MB। आज तो 100 MB छोड़ो, 1000 MB का 1 GB होता है। 1 GB छोड़ो, लोगों के पास 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB का पेन ड्राइव होता है। हम 5 इंच लंबा चौड़ा स्क्वायर, मतलब 5 इंच बाय 5 इंच के फ्लॉपी डिस्क हम लेके घूमते थे हमारे बुक में, और जो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते थे। कुछ स्क्रैच लगा, ख़राब हो गया। आप लोगों ने शायद फ्लॉपी डिस्क देखा, नहीं देखा, और देखने मिलेगा भी नहीं शायद, क्योंकि इट्स टोटली गॉन फ्रॉम द मार्केट। CD जा चुका है, तो फ्लॉपी तो बहुत, CD तो फ्लॉपी के बहुत बाद में आया है। ठीक है, सो अब मुझे इसको एग्जिट करना है, तो मैं एग्जिट लिखूंगा, एंटर दबा दूंगा। सो वी आर आउट नाउ इन आवर न्यू जनरेशन। सो दिस वाज द थर्ड जनरेशन जो मैंने आपको बताया, जहाँ पे ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो यूज़ किया गया था एज अ कंपोनेंट, मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। और लैंग्वेज थी HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल मैंने आपको अभी बता दिया। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी लैंग्वेज होती थी, जैसे HLL में, जैसे कोबोल, फॉर्ट्रैन, बेसिक, लोटस, डॉस। Now we come towards our fourth generation. फोर्थ जनरेशन में जो हमारा मेन वर्किंग डिवाइस है, मेन वर्किंग डिवाइस था, वो था माइक्रो प्रोसेसर। नाउ व्हाट इज दिस माइक्रो प्रोसेसर? आई विल जस्ट शो यू द इमेज। आपने IC तो देख लिया, दिस इज माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम CPU भी बोलते हैं। मतलब लोकल लैंग्वेज में हम CPU बोलेंगे, बट CPU इज़ अ डिफरेंट थिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये पूरा यूनिट होता है। ये है माइक्रो प्रोसेसर, जो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ IC इंटीग्रेट करने के बाद बनता है। आज जो आप बोलते हो ना, मेरे पास i5 है, i7 है, i7 का जनरेशन 10 का प्रोसेसर है, एक्चुअली दैट इज माइक्रो प्रोसेसर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में प्रोसेसर बोल रहे हैं, बट इट्स फुल नेम इज माइक्रो प्रोसेसर। सो ये कब? फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में हमारा मेन वर्किंग डिवाइस हो गया माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर क्या है? बहुत सारे ICs इकट्ठा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एनक्रिप्ट कर दिया है, जिसके वजह से उसकी काम करने की क्षमता और उसका जो भी है बहुत बढ़ जाता है। और जो लैंग्वेज है, अगेन इट वॉज HLL। लैंग्वेज में देर वॉज नो चेंज, बट इट वॉज अपडेटेड
HLL अपडेटेड लैंग्वेज। अब इसमें अपडेटेड में मतलब क्या अपडेट किया इन्होंने, जो क्योंकि अभी फोर्थ जनरेशन में हमको ग्राफिक्स आ चुका है, एट द एंड ऑफ द थर्ड जनरेशन वी गॉट द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हमारा जो भी इंटरफेस हो रहा है ग्राफिक्स के साथ हो रहा है, तो हम प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर को ऑपरेट करना भी ग्राफिक्स के साथ शुरू कर दिया हम लोगों ने। बटन्स दिखते हैं हमको, उसको प्रेस करके हम काम कर लेते हैं। कमांड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो यहाँ पर जो हमारा लिखने का लोटस 1 2 3 या बेसिक है, तो उसमें लिखने के बाद उसको बोल्ड करने के लिए कमांड लिखना पड़ता था। वेरएज जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको बोल्ड करना है, सिर्फ माउस के एक बटन से आप बोल्ड कर सकते हो क्लिक करके। टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, बोल्ड बटन पे क्लिक करो, तो कमांड बोल्ड बटन के अंदर ऑटोमेटिक वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, सो वी गॉट अपडेटेड वर्जन ऑफ HLL लैंग्वेज इन विच वी हैव C, C++, ओके, जावा, फिर विजुअल बेसिक्स। जो देखो बेसिक था हमारा यहाँ पे थर्ड जनरेशन में, वो यहाँ पर विजुअल बेसिक्स बन गया। मतलब विजुअल आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। अभी आपको विजुअल बेसिक्स में प्रोग्रामिंग करना है तो आप बटन्स और टूल बार्स यूज़ करके, जैसे पेंट में आप बनाते हो, बॉक्स बनाना है तो आप टूल बार में से, टूल बॉक्स में से बॉक्स का टूल पिकअप करके आप बॉक्स बना सकते हो। उसी तरीके से विजुअल बेसिक्स में आपको कुछ फॉर्म बनाना है इनपुट के लिए, तो आप टूल बॉक्स में से फॉर्म के कंट्रोल्स यूज़ करके उसको खींच के, जस्ट लाइक अ पेंट, सिर्फ इतना है कि वो बटन क्या काम करेगा, वो बटन के ऊपर डबल क्लिक करके बाद में उसका कमांड लिखना पड़ता है। दैट यू मस्ट नो, और वही चीज़ आपको सीखना पड़ता है। ओके फाइन, तो विजुअल बेसिक्स, उसके बाद बहुत कुछ है। फिर फॉक्स प्रो प्रोग्रामिंग लाइक फॉक्स मतलब बहुत फास्ट, इसीलिए इट्स रिटर्न फॉक्स प्रो है। फॉक्स प्रो के 2 वर्जन्स है, मतलब थर्ड जनरेशन के लिए भी है विदाउट ग्राफिक्स और फोर्थ जनरेशन के लिए भी है विद ग्राफिक्स। फॉक्स प्रो फॉर विंडोज, फॉक्स प्रो फॉर डॉस, ऐसा आता है। ठीक है, फिर अभी लेटेस्ट में है PHP वेब डेवलपमेंट के लिए, और बहुत सारे लैंग्वेजेस है। मैंने तो कुछ का एग्जांपल दिया आपको। ओके, सो फोर्थ जनरेशन में आपका लैंग्वेज सेम था बट अपडेटेड, और मेन वर्किंग डिवाइस था माइक्रो प्रोसेसर। नाउ विल कम टू फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर सेम है। फिफ्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर इज द वर्किंग कंपोनेंट में चेंजेस नहीं है। वेरएज फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास और भी बहुत अच्छे चीज़ें आ चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्राफिकल डिज़ाइनिंग है। मतलब जो हमारा HLL था वो और भी अपडेटेड हो गया फिफ्थ जनरेशन में। ओके, तो ये था हमारा जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। फाइन, तो यहाँ पर मैं मेरा लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। आपका जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर हो चुका है, एंड इसी के साथ हमारा फंडामेंटल्स पूरी तरह से हो गया है।